दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस अप में। आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी की क्लासेस। आज आप लोग पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास में साइंस का चैप्टर 5, जिसका टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, अर्थात जीवन की मौलिक इकाई। और जीवन की मौलिक इकाई क्या होती? कोशिका। कोशिका से ही हम लोगों के शरीर का निर्माण हुआ है दोस्तों। यह इम्पोर्टेंट क्लास किस लिए है? सिविल सर्विसेज के लिए है, पीएचडी टीएचडी के लिए है, सुपर टेट के लिए है, टेट के लिए है, एनटीपीसी मेंस के लिए, इवन जितने भी एग्जाम्स होते हैं ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। यह सभी स्टूडेंट हो जो नाइन्थ क्लास के हो उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जीवन की मौलिक इकाई। देखिए ये है दोस्तों अपना चैप्टर, ये रहा चैप्टर 5। देखिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। कार्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने, किसने? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछा जाए कार्क क्या है, तो यह एक प्रकार की पदार्थ होता है जो हमें वृक्ष की छाल अर्थात वृक्ष की जो बाहरी त्वचा होती है उसी से यह प्राप्त होता है। सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठकों को कोशिका कहा। क्या कहा था? कोशिका इन्होंने कहा था। इंग्लिश में इसको शेल कहते हैं और यह लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। आपसे पूछा जाए जो सेल है कोशिका शब्द है, यह कैसा शब्द है, किस भाषा का है, तो लैटिन है और इसका अर्थ होता है छोटा कमरा। उपरोक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। आओ कोशिका के विषय में और जानकारी प्राप्त करें। अब बात करते हैं सजीव कैसे बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग समझे सजीव क्या होते हैं। सजीव उनको कह सकते हैं जो वृद्धि करें, श्वसन क्रिया करें, प्रजनन करें और अपने वंश को बढ़ाएं, गमन करें अर्थात चलते फिरते रहें। बट पेड़ पौधे तो नहीं चलते, बट वो सजीव की कैटेगरी में आते कैसे? वो वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं, श्वसन करते हैं। तो सजीव किससे बने होते हैं? सजीवों का जो निर्माण होता है वो कोशिकाओं से ही होता है। कोशिकाओं के मिलने से ही शरीर का निर्माण होता है। अब इसके अंतर्गत हम लोग क्रियाकलाप देखेंगे 5.1। प्याज का एक छोटा टुकड़ा लो। चिमटी की सहायता से हम प्याज की अवतल सतह की ओर से झिल्ली उतार सकते हैं। इस झिल्ली को तुरंत पानी वाले वॉच ग्लास में रख लेते हैं। इससे झिल्ली मुड़ने अथवा सूखने से बच जाएगी। अब हम झिल्ली से क्या करेंगे? एक कांच की स्लाइड लो, इस पर पानी की एक बूंद डालो। अब वॉच ग्लास में रखी झिल्ली के इस छोटे टुकड़े को इस स्लाइड पर रख दो। यह ध्यान रखें कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो। एक पतला पेंट ब्रश इस झिल्ली की स्लाइड पर रखने में आपकी सहायता कर सकता है। अब इस पर एक बूंद सेफ्रामाइन की डालें और इसे कवर से क्या करें? देखिए कवर स्लिप से ढक दो। कवर स्लिप को सुई की सहायता से इस प्रकार रखें जिससे कि इसमें वायु के बुलबुले न आने पाएँ। आप अपने अध्यापक से सहायता लें। अपने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई। अब हम इसे पहले कम शक्ति वाले तथा उसके बाद उच्च शक्ति वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। ये दोस्तों रहा चित्र, अभी दिखाएंगे। देखिए चित्र 5.1 आप लोग देख पा रहे होंगे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आधार है, दर्पण है, घूर्णी पेंच है, मंच है, संग्राही है, क्लिप है, सूक्ष्मदर्शी स्लाइड है, अवदृश्यक लेंस, भुजा, सूक्ष्म समायोजन, प्रारंभिक समायोजन, देह नलिका एवं नेत्रिका लेंस। यहाँ से नेत्रिका लेंस से ही हम लोग स्लाइड के बारे में देखते हैं। कहाँ से? यहाँ से दोस्तों देखते हैं, इस जगह से। देखिए ये नेत्रिका लेंस है, ये देख पा रहे हो, इसी से हम लोग देखते हैं। और स्लाइड वो रखी कहाँ जाती है बनाकर, वो भी हम आपको दिखाते हैं। इस जगह रखी जाती है।
इस जगह स्लाइड रखी जाती है, प्याज की हो, फिर उसमें देखते हैं क्या क्या है। आपने क्या देखा है? क्या आप जो संरचना सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं उसे कागज पर खींच सकते हैं? क्या यह चित्र 5.2 जैसी दिखाई देती है? ये देखिए चित्र 5.2, ये रहा चित्र 5.2। इसमें केंद्रक है, कोशिकाएं हैं, प्याज की झिल्ली की है, कोशिका है, इस तरीके से दिखाई पड़ती है। अब हम विभिन्न प्रकार या विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों से अस्थायी स्लाइड बनाएंगे। हम क्या देखते हैं? क्या हम एक समान संरचनाओं को देखते हैं अथवा भिन्न भिन्न है? ये संरचनाएं क्या हैं? अर्थात जो अभी आपने छोटी छोटी कोशिकाओं को कमरे के रूप में देखा है, तो ये संरचनाएं क्या हैं? ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना, जिसको शल्ककंद कहते हैं, बनाते हैं। जैसे प्याज, इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान है, प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं, शल्ककंद प्याज की मूलभूत इकाई है। इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। जो छोटी छोटी होती हैं, शल्ककंद प्याज की मूलभूत इकाई है। इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। जो कोशिका अर्थात जो छोटे छोटे कमरे मिलकर एक बड़े का निर्माण करें। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हैं, हम अपने आसपास देखते हुए सभी कोशिकाओं से बनते हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिक भी होते हैं, अर्थात उनके शरीर में सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका होते हैं, पैरामीशियम इग्लिना, ये एक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। यह पता चला है कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव, जैसे अमीबा, देखिए इसके बारे में आप लोग कायदे से पढ़ लें। देखेंगे दोस्तों, अभी दिखाते हैं आपको। अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया हो सकते हैं जो एक ही कोशिका से होते हैं। इन सजीवों को एक कोशिक जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कोशिक जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिक जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। इसके कुछ उदाहरण आप देखना चाहें तो फंजाई, जिसको कवक हिंदी में कहते हैं, पादप तथा जंतु। क्या हम कुछ और एक कोशिक जीवों के विषय में पता कर पाते हैं? क्या हम कुछ और एक कोशिक जीवों के विषय में पता कर सकते हैं? प्रत्येक बहुकोशिक जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। बहुकोशिक का मतलब होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक जीव का निर्माण करें। वह बहुकोशिक, या इंग्लिश में इसको मल्टी सेलुलर भी कहते हैं। कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। अब पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कोशिका के बारे में। देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से इसको हम लोग देखेंगे। देखते हैं, कोशिका का सबसे पहले पता किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। उसने कोशिका को कार की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? ल्यूवेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन जो थे, इन्होंने 1831 में, किस सन में? 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। आपसे पूछा जाए केंद्रक की खोज, रॉबर्ट ब्राउन 1831। अब बात करेंगे साइंटिस्ट हैं कौन? जे.ई. पुरोकन्स, जिसको पुरकिंजे भी कहते हैं। 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ के बारे में पता लगाया, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया? जीव द्रव दिया था। दो जीव वैज्ञानिक कौन कौन? एम स्लीडन 1838 तथा टी स्वाइन 1839 ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? एम स्लीडन तथा टी स्वाइन ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई है
विर्चो की बात करें, विर्चो भी साइंटिस्ट हैं। सन 1855 में कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगकों को समझना संभव हो सका। अब हम लोग देखेंगे क्रियाकलाप 5.2। क्या देखेंगे? 5.2 देखेंगे दोस्तों। ये रही 5.2। ये देखो दोस्तों, यह है 5.2। हम पत्ती की झिल्ली, प्याज की मूलाग्र अथवा विभिन्न आकार के प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बना सकते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप करने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये प्रश्न आपको पढ़ने और स्वयं इसके उत्तर दोस्तों आपको ही देने हैं। अब पढ़ेंगे, जैसे कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। क्या? जैसे कुछ जीव होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। निम्नलिखित तस्वीर को देखें, ये मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं हैं। ये देखो दोस्तों, देखिए, छोटा कर देते इसको तो देखने में सुविधा हो जाएगी। ये रहा, टिक लगाया। ये देखिए, अंडाणु, शुक्राणु, वसा कोशिका, अस्थि कोशिका और ये तंत्रिका कोशिका, रुधिर कोशिका, चिकनी पेशी कोशिका। ये इतने प्रकार की आप कोशिकाएं देख पा रहे होंगे, जैसे रुधिर कोशिका, चिकनी पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, अस्थि कोशिका, शुक्राणु, अंडाणु या वसा कोशिका। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे एक कोशिक अमीबा। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है, प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए जैसे तंत्रिका तंत्र, प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी सजीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य जैसे कैसे करती है? हम जानते हैं कि बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है। जैसा कि मनुष्यों में इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे हाथ अलग कार्य करता है, पैर अलग कार्य करता है, मुंह अलग कार्य करता है, त्वचा, इस जो भी है सब अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है तथा अमाशय भोजन को पचाता है, इसी प्रकार एक कोशिका में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। क्या? कुछ विशिष्ट घटक होंगे, ठीक है, उनको हम लोग कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि। इन कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और आप अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत को इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। ये बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कार्य क्या है अथवा भी किस जीव में पाई जाती है। ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनको पढ़िए और आंसर दीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका किससे बनती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। ये देखिए दोस्तों, कोशिका किससे बनती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या होता है। हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका कैसे संगठित होती है? यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देते हैं। कौन कौन से? प्लाज्मा, झिल्ली, केंद्रक, कोशिकांग। क्या? कोशिका द्रव। ये देखिए दोस्तों, प्लाज्मा, झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव हैं। आओ देखें कैसे। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णनात्मक पारगम झिल्ली कहते हैं। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है, पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं।
कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। हम पिछले अध्यायों में विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने देखा है कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है। कैसे जाती है, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो एक कोश की अपशिष्ट है और जिसका निष्कासन आवश्यक है, कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती। क्या सांद्रता को इंग्लिश में कंसंट्रेशन कहते हैं। यह बढ़ जाती है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से बाहर CO2 बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो O2 बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण की क्रिया में जल का नेट विसरण एक विभेदक वर्णात्मक पारगम झिल्ली के द्वारा उच्च विलेय सांद्रता की ओर होता है। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा? निम्नलिखित 3 घटनाओं में से एक घटना हो सकती है। देखिए कौन कौन सी घटना है उसको हम लोग पढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, पहली घटना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है में रखा गया हो तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया है, इससे कोशिका फूलने लगेगी। क्या उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। अब देखेंगे 2 नंबर, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपरासारी कहेंगे। क्या कहेंगे? समपरासारी विलयन कहते हैं। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही बाहर आ जाती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई, इसलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब देखेंगे 3 नंबर, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति परासरणी दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल अंदर आएगा, इसलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी। परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती और निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। बिल्कुल दोस्तों, क्रियाकलाप देखेंगे हम लोग 5.3। क्या देखेंगे? 5.3 क्रियाकलाप देखेंगे। ये रहा दोस्तों। देखिए, अंडे से परासरण। किससे? अंडे से परासरण करवाने की बात यहाँ पर की गई है। अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर उसके कवच को हटाओ। इसका कवच अधिकांशतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जो एग होता है उसका जो कवर होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एक पतली बाह्य त्वचा। अब पतली झिल्ली या बाह्य त्वचा। अब अंडे को क्या करना हमें?
जो इसकी पतली झिल्ली होती है ये अंडे को घेरे रखती है। जैसे आपने कैल्शियम वाला अपर पोर्शन हटाया जो मजबूत होता है, इसके अंडे के जैसे आप इस लेयर के नीचे जाओगे पतली सी लेयर होती है। अंडे को शुद्ध जल में रखो और 5 मिनट के बाद इसका अवलोकन करो। आप क्या देखते हैं? अंडा फूल जाता है क्योंकि परागण द्वारा जल अंडे के अंदर चला गया। अब देखेंगे बी नंबर क्या दिया गया है। इसी प्रकार एक कवच रहित अंडा नमक के सांद्रित विलयन में रखो और 5 मिनट तक उसका अवलोकन करो। अंडा सिकुड़ जाता है क्योंकि जल अंडे से निकलकर नमक के विलयन में आ जाता है क्योंकि नमक का घोल अधिक सांद्रित होता है। इस प्रकार का क्रियाकलाप हम सूखी किशमिश अथवा खुबानी से भी करने का प्रयत्न कर सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग क्रियाकलाप 5.4। ये रहा 5.4 क्रियाकलाप। सूखी किशमिश अथवा खुबानी को केवल जल में रखो और उसे कुछ समय के लिए छोड़ दो। उसके बाद उसे शक्कर अथवा नमक के सांद्रित विलयन में रखो। आप निम्नलिखित अंतर देखेंगे। देखिए क्या क्या अंतर देखेंगे, दो ही दिए गए हैं, ए और बी। जब उन्हें जल में रखा गया था तो वे जल ग्रहण करके फूल गए थे। जब उन्हें सांद्रित घोल में रखा गया था तो वे जल को बाहर निकाल कर सिकुड़ गए थे। अब देखिए, एक कोश की अलवड़ी जली जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परागण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परागण का एक उदाहरण है। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी किसकी बनी होती है? लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। अगर प्लाज्मा झिल्ली की रचना देखनी तो किससे देखेंगे? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखेंगे। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिक जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। अमीबा किससे? एंडोसाइटोसिस के माध्यम से भोजन ग्रहण करता है। अब देख लें, थोड़ा सा हल्का सा एक क्रियाकलाप है, 5.5 छोटा सा है। विद्यालय के पुस्तकालय अथवा इंटरनेट से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के विषय में पता करते हैं। अर्थात सीधी सी बात है, आप लोग जो स्मार्टफोन चलाते हैं, एंड्रॉइड सेल फोन चलाते हैं, उससे आप पता कर सकते हैं सूक्ष्मदर्शी के बारे में। माइक्रोस्कोप होता कैसे है और यह वर्क कैसे करता है दोस्तों। बिल्कुल, ये रहे कुछ क्वेश्चन, इनको पढ़ें और करें। अब हम लोग पढ़ें कोशिका भित्ति। क्या है कोशिका भित्ति? कोशिका भित्ति स्पेशली पेड़ पौधों में पाई जाती है। इसको इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको सेल वॉल कहते हैं। इसको इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और ये पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। अर्थात जो सेल वॉल है कोशिका भित्ति वह सिर्फ पेड़ पौधों में पाई जाती, न कि किसी जानवर या जंतु में। जब किसी पादप कोशिका में परागण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव कुंचन कहते हैं। हम इस परिघटना को निम्न क्रियाकलाप द्वारा देखते हैं। आइए क्रियाकलाप देखते हैं क्या है। ये रहा क्रियाकलाप। रियो की पत्ती की झिल्ली को पानी में रखकर एक स्लाइड बनाओ। इसे उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखो। छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे। इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें केवल हरा पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। आप सभी लोग जानते हो जितने पेड़ पौधे हरे होते हैं उनमें एक प्रोडक्ट पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से हरे होते हैं। और इसी की वजह से इन हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। किसकी होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है और इसके बाद हरे पेड़ पौधे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जिसका उपयोग हम लोग ब्रीथिंग के रूप में करते हैं।
देखिए स्लाइड पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालो, 1 मिनट प्रतीक्षा करो और इसे सूक्ष्मदर्शी से देखो। हम क्या देखते हैं? अब रियो की पत्तियों को कुछ मिनट तक जल में उबालो, इससे पत्तियों की सभी कोशिकाएं मर जाएंगी। अब एक पत्तियों को स्लाइड पर रखो और उसे सूक्ष्मदर्शी से देखो। स्लाइड पर रखी इस पत्ती पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालो, 1 मिनट प्रतीक्षा करो और पुनः सूक्ष्मदर्शी से देखो। हम क्या देखते हैं? क्या अब जीव द्रव कुंचन हुआ है? इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे पता लगता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती, न कि मृत कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती हैं। देखिए दोस्तों, सॉरी खांसी आगे बीच में पढ़ते हैं। ऐसे माध्यम से क्या होता है? कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है, कोशिका फूल जाती और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग केंद्रक। क्या पढ़ेंगे? केंद्रक। आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाकर अर्थात टेम्परेरी स्लाइड बनाई थी। हमने इस झिल्ली पर आयोडीन की बूंद डाली थी। क्यों? यदि हम बिना आयोडीन की स्लाइड देखें तो हम क्या देखेंगे? प्रयत्न करो और देखो कि क्या अंतर है। जब हमने आयोडीन का घोल डाला तो क्या प्रत्येक कोशिका समान रूप से रंगीन हो गई? कोशिका के विभिन्न भाग जैसे रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों से रंगे जाते हैं। कुछ क्षेत्र अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते हैं तथा कुछ कम होते हैं। क्या होता है? कुछ कम भी होते हैं। देखिए, कोशिकाओं को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? आयोडीन का प्रयोग करते हैं कोशिकाओं को रंगने के लिए। और विलयन के अतिरिक्त सेफ्रानिन अथवा मैथिलीन ब्लू विलयन का भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए, ये भी दो इंपॉर्टेंट है, सेफ्रानिन, मैथिलीन ब्लू। हमने प्याज की कोशिका को देखा। आओ अब हम अपने शरीर से ली गई कोशिकाओं को देखें। क्रियाकलाप पढ़ेंगे 5.7। कांच की एक स्लाइड लो और उस पर एक बूंद पानी रखो। आइसक्रीम खाने वाले चम्मच से अपने गाल के अंदर की खाल को धीरे से खुरचो। क्या चम्मच पर कोई वस्तु चिपक गई है? सुई की सहायता से इसे स्लाइड पर समान रूप से फैलाकर रखो। इसे रंगने के लिए एक बूंद मैथिलीन ब्लू लें। सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन के लिए स्लाइड तैयार है, इस पर कवर स्लिप रखना ना भूलें। अब हम क्या देखते हैं? कोशिकाओं की आकृति कैसी है? इस आकृति को एक पेपर पर बनाएं। क्या आप कोशिका के मध्य में एक गहरे रंग वाली गोलाकार अथवा अंडाकार डॉट की तरह एक संरचना देखते हैं? इस संरचना को केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको केंद्रक कहते हैं। क्या इसी प्रकार की संरचना प्याज की झिल्ली में थी? केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली इसको कहते हैं। ये रहा दोस्तों, केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव केंद्रक के बाहर आ जाता है। कोशिका द्रव के विषय में हम अनुमान 5.2.4 में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे की एक्सरसाइज में। केंद्रक में क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, होते हैं क्रोमोसोम, जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता में डीएनए से, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। बात हो रही है यहाँ पर डीएनए की, तो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं, अर्थात अपने माता पिता से जो करैक्टर मिलते हैं वो बच्चों में आ जाते हैं। यही तात्पर्य है यहाँ पर डीएनए से। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी
आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही थी उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में काम करता है। देखिए कैसे के रूप में विद्यमान होता है या काम करता है। क्रोमेटिन पदार्थ धागे जैसे होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? देखिए, पदार्थ धागे की तरह की रचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती हैं। यह कोशिका के विकास व परिपक्वन को निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसे स्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रकाय इसको कहते हैं। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यहाँ बहुत दोस्तों समझने वाली बात है। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली ना हो उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रो मीन्स आदि और पूर्व मीन्स कैरियोट मीन्स होता है कैरियोन या केंद्रक। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है, जिनमें होती है, उनको यूकैरियोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कहते हैं। प्रोकैरियोटिक जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं है, यूकैरियोटिक जिनमें केंद्रक झिल्ली है। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को। चित्र 5.4 में देखेंगे। और भी अन्य अधिकांश द्रव अंगक नहीं होते हैं जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव के असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। ये देखो, आप लोग चित्र देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोकैरियोटिक, ये दोस्तों चित्र रहा। ये आप लोग देखिए, इसमें कोशिकाएं है, प्लाज्मा झिल्ली है, राइबोसोम है, कोशिका भित्ति, बट कोई भी इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं है। क्या है? केंद्रक झिल्ली नहीं है, इसलिए इसको हम प्रोकैरियोटिक कह सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग कोशिका द्रव। क्या कहेंगे? कोशिका द्रव, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं। जब हमने प्याज की झिल्ली तथा मनुष्य के गाल की कोशिकाओं की स्लाइड को देखा तब हमें क्या पता चला, बताते हैं। तब में कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था। क्या था? बहुत एकदम लाइट कलर का एकदम धब्बा था। इसे कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को दोस्तों कोशिका द्रव कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिक का अंगक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिक का अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव बनाते हैं। देखिए, अब समझने वाली बात है। कोशिका द्रव तथा केंद्रक दोनों मिलकर जीव द्रव बनाते हैं, जिसको प्रोटोप्लाज्म इंग्लिश में कहते हैं। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्र की झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है और इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता है। कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनको आप लोग पढ़ सकते हैं। अब हम लोग बड़े अहम बिंदु पर आए हैं। इसमें अंतर समझेंगे। किसमें? यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक होती हैं वह आकार में होती हैं छोटी, 1 से लेकर 10 म्यू तक होते हैं, या 1 म्यू बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में बड़ी होती है 5 से 100 म्यू तक। अब देखिए, केंद्रकीय क्षेत्र होता है और इसमें केंद्रकीय क्षेत्र सुस्पष्ट जो चारों ओर से केंद्रकीय झिल्ली से घिरा होता है। क्रोमोसोम एक होता है किसमें? प्रोकैरियोटिक में। और इसमें क्रोमोसोम अधिक होते हैं यूकैरियोटिक में।
झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होता है किसमें? प्रोकैरियोटिक में। इसमें ऐसा नहीं। तो इतनी चीज़ें आप लोगों ने आराम से दोस्तों पढ़नी है। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका अंगक। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है जिससे कि उसमें स्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहे। बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं, जिसमें बहुकोशिक जीवों की कोशिकाएं भी शामिल हैं, को उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है जिससे कि वे जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दे सकें। इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती हैं। यह यूकैरियोटी कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटी कोशिकाओं से अलग करता है। इनमें से कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा है अंतर्द्रवी जालिका। क्या पढ़ा है? अंतर्द्रवी जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिन पर हम विचार करेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिकाओं के बहुत निर्णायक कार्य करते हैं। अब देखेंगे अंतर्द्रवी जालिका, जिसको क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट फॉर्म में इस लिखा ER और इसका फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतर्द्रवी जालिका, देखो टिक मार देते दोस्तों ताकि आपको समझ में आए। देखिए, अंतर्द्रवी जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती हैं। अंतर्द्रवी जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अंतर्द्रवी जालिका दो प्रकार की होती है। खुरदरी, कैसी? समझे? खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका जिसको ये कहते हैं, दूसरी चिकनी अंतर्जालिका जिसको SER कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक, और इसे क्या कहेंगे इसका पता नहीं सर। देखिए, RER सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होती है। RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। SER वसा अथवा लिपिड, क्या? लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करती है। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भिन्न रूपों में दिखाई देता, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करता है। आइए आपको डायरेक्ट हम चित्र दिखाते हैं जंतु कोश का। ये दो, लाइए इसको और थोड़ा छोटा कर दे ताकि आप लोग इसे बेहतरीन तरीके से देख पाए। ये देखिए दोस्तों, जंतु कोशिका रही, ये जंतु कोशिका। देखिए, कोशिका द्रव है, केंद्रक है, खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, तारक केंद्र है, प्लाज्मा है, गोल्जी उपकरण है, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका है, केंद्र की झिल्ली है, केंद्रक आदि चीज़ें होती हैं। इस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक कार्य कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों मुक्ता प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है। ER कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रवी ढांचे का कार्य भी करती है। एक वर्ग के जंतुओं जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं, कशेरुकी के अंतर्गत वो जानवर आते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब यकृत की कोशिकाओं में SER विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखेंगे गोल्जी उपकरण। क्या देखेंगे? गोल्जी उपकरण। देखिए दोस्तों, कैमलो गोल्जी द्वारा वर्णित, कैमलो कौन? एक साइंटिस्ट हैं, इनके द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? जिन्हें कुंडिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर अर्थात ER झिल्लियों से होता है और इसलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। ये देखो दोस्तों, आप इसे पादप कोशिका को, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अभी नहीं तो आगे चल के इसकी दोस्तों जरूरत पड़ेगी। ये रही पादप कोशिका। हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, कोशिका द्रव, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, बाह्य कोशिका, प्लाज्मा, केंद्रकी,
केंद्रीय झिल्ली, गोल्जी उपकरण और केंद्र के और हरित लवक थाइलोक्वाइड प्रदर्शित करते हुए चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका लाइसोसोम खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। ये प्लांट सेल है, इसके पहले एनिमल सेल मैंने आपको दिखाया था। ईआर में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल है पुटका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। आरईआर अर्थात रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन एंजाइमों को बनाते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं, जिन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? बहुत शक्तिशाली एंजाइम होते हैं जो लाइसोसोम में उपस्थित होते हैं डाइजेशन के लिए। किसके लिए दोस्तों? डाइजेशन के लिए उपस्थित होते हैं। हाँ दोस्तों, ये देखिए ऐसी लाइन खींचते हैं। जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं तो कोशिकीय चयापचय, जिसको मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है लाइसोसोम को? लाइसोसोम को कहा जाता है कोशिका की आत्मघाती थैली। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैमलो गोल्जी का जन्म 7 जुलाई 1843 को ब्रेस्का के समीप कोर्टनो में हुआ था। उन्होंने पाविया विश्वविद्यालय से मेडिसिन का अध्ययन किया। 1865 में स्नातक के बाद उन्होंने पाविया के सेंट मेटियो के अस्पताल में अध्ययन जारी रखा। उस समय उनकी सारी खोज तंत्रिका तंत्र से संबंधित थी। 1872 में उन्होंने एबिया टेग्रेसी के एक दीर्घकालिक रोग के अस्पताल में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी खोज इस अस्पताल के किचन में तंत्रिका तंत्र पर की। उन्होंने इस छोटी सी किचन को प्रयोगशाला बना लिया। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अविरंगित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की। इस विधि को क्या कहते हैं? ब्लैक रिएक्शन कहते हैं। ये रहा ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना गया। इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया था और विशेषता ये कोशिकाओं की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता लगाने में महत्वपूर्ण था। सारा जीवन वो इसी दिशा में कार्य करते रहे और इस विधि में सुधार करते रहे। गोल्जी ने अपने शोध के लिए उच्चतम उपाधि तथा पुरस्कार प्राप्त किए। सन 1906 में इन्हें सैंटियागो रेमोनी काजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखेंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल दोस्तों, देखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है, अर्थात इसको पावर हाउस कहा जाता है। किसका? कोशिका का कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। ये वलय एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में। किसके बारे में? देखिए, प्लास्टिड बहुत इंपॉर्टेंट था, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, ये सब चीज़ें दोस्तों देखी हैं। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में होता है। प्लास्टिड किस में होता है? सिर्फ पादप कोशिकाओं में होता है। किसी भी प्रकार के जंतु में यह नहीं होता है। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं?
ये मैं आपको बताता हूँ। क्रोमोप्लास्ट जो रंगीन होता है, एक ल्यूकोप्लास्ट जो श्वेत तथा रंगीन होता है। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक हैं जिसमें स्टार्च तेल, देखिए अंडरलाइन कर दे, स्टार्च तेल अथवा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। प्लास्टिड बाहर रचना में माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए दोस्तों, यहाँ से देखें दोस्तों फिर से, क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। प्लास्टिड बाहर रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। अब देखेंगे हम लोग रसधानी। क्या देखेंगे? रसधानियाँ। ये रहा। रसदानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। जंतु कोशिकाओं में रसदानियाँ छोटी होती हैं जबकि पादप कोशिकाओं में रसदानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक होता है। कितना होता है? 50 से 90% तक होता है। अब देखिए यहाँ से दोस्तों, पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव भरा रहता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती हैं। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन हैं। एक कोशिक जीवों जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिक जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ अतिरिक्त जल तथा कुछ अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं, इनको आप पढ़ें और स्वयं आंसर दें। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण, कौन कौन से, आइए अंडरलाइन करते हैं, श्वसन, पोषण, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन तथा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगकों की विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है। अतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। ये जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। अब देखेंगे हम लोग कोशिका विभाजन क्या होता है। देखिए, जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती रहती हैं जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक दो मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि एवं विभाजित होती उसे क्या कहते हैं? देखिए, उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं, ये रहा दोस्तों चित्र, ये देखिए एरोस बता रहे हैं, ये रहा। इधर से भी देखें, संतति कोशिकाएं, गुणसूत्र, गुणसूत्र, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मात्र कोशिकाएं। विभाजन इसे क्या कहते हैं? विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मात्र कोशिका भी कहते हैं, विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है। जैसा कि जस्ट अभी आप चित्र 5.7 में देख चुके हैं। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। यह जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत में सहायता करती है। जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती हैं। यह एक क्या है? यह एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं, जिसमें क्रमशः दो विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इससे दो की जगह चार नई कोशिकाएं बनती हैं। चित्र 5.8 में अभी आप देखेंगे। नई कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्यों आधी हो गई है? ये देखिए दोस्तों, मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। इसमें आप देख पा रहे हो किस तरीके से प्रोग्रेस हुई है। यह दोस्तों चित्र रहा जिसकी डिस्कशन मैंने आपको ऊपर किया था। देखिए दोस्तों, अब वक्त आ गया है
पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज करने का। अर्थात आपने क्या सीखा। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। क्या है? संरचनात्मक इकाई है। कोशिका की चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये झिल्लियां लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है। यह पदार्थों की गति को कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण से नियमित करता है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, स्पेशली पेड़ पौधों में होती है। पादप की कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई तथा बैक्टीरिया को अल्प पराश्रमदाबी घोल में बिना फटे जीवित रहने देती है। यूकैरियोट में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है। यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ईआर कहते हैं, अंतःकोशिकीय परिवहन तथा उत्पादक सतह के रूप में कार्य करता है। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ है। ये कोशिका में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग करता है। अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक जैसे प्लास्टिड होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। किस किस प्रकार के होते हैं? क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट दो टाइप्स के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है, उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अर्थात फोटोसिंथेसिस। ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य संचय करना है। अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है। यह कोशिका की स्फीति को बनाए रखती है और यह अपशिष्ट पदार्थ सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचय करती है। प्रोकैरियोटी कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता है। उनके क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है और उनमें केवल छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में होते हैं। जीवधारियों में कायिक वृद्धि एवं कोशिकाएं विभाजित होती हैं। दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता। उम्मीद है ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के एनसीईआरटी की ज़बरदस्त क्लासें आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। आपको करना क्या दोस्तों? मेरे इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।